अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम के लिए कोलफिट नामक एक व्यापक जांच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस कैंसर का समय रहते पता लगाना और उसे बढ़ने से रोकना है, ताकि इलाज आसान हो और लागत कम हो। कोलफिट प्रोग्राम में फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट (FIT) का उपयोग किया जाता है, जो एक सरल, बिना चीरफाड़ वाली और बेहद असरदार जांच है। यह मल में छिपे खून की पहचान करता है, जो बीमारी की शुरुआती निशानी हो सकती है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के MD और CEO डॉक्टर मयंक सोमानी ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक बनाना और समय रहते जांच करवाना आसान बनाना है। आज हम लोग बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। नाउ कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है? कोलन और रेक्टम ये दो हमारे शरीर के दो अंग हैं। कोलन यानी बड़ी आंत और रेक्टम यानी छोटी आंत। इसमें भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इसके लक्षणों में मेन 4 या 5 सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जो कि आम तौर से लोगों में पाए जाते हैं और लोग इसको बहुत ही हल्के से लेते हैं। सबसे पहला है कि चेंज इन बाउल हैबिट, यानी हमारा जो मल त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आए। यानी किसी को कभी डायरिया आ रहा है, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी किसी को 1 बार जाना था वो 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, या वो कभी वो डेली जाता था, कभी वो अब वो हर दूसरे तीसरे दिन जा रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज आना ये एक गंभीर लक्षण है। वज़न में गिरावट होना ये एक गंभीर लक्षण है जिसको हमें गौर करना चाहिए। हमारे फीसिस में, हमारे मल त्याग करने में रेक्टम से हमको ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है कि वो हेमरॉइड या पाइल्स या बवासीर की वजह से हो, वो कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। पेट में बेवजह दर्द होना, इसको भी हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और ख़ासकर तब जब ये चेंज इन बाउल हैबिट के साथ हो। अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है या हमें भूख लगने में हमें कमी महसूस हो रही है, तो भी इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, ये आमतौर से 4 स्टेजेस का होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 के जो कैंसर्स होते हैं, उसको ट्रीट अगर हम लोग करें, तो वो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के द्वारा ठीक किया जा सकता है और उसकी सर्वाइवेबिलिटी जो होती है, वो मोर देन 90% होती है। 90% से ज़्यादा लोग इसको हम लोग कैंसर को ठीक कर सकते हैं। जैसे-जैसे स्टेज एडवांस होती है और स्टेज 4 तक पहुँचती है, तो आप मान के चलिए कि 20 से 25% लोग ही इसको सर्वाइव कर पाते हैं। पूरी दुनिया में ये कोलोरेक्टल कैंसर जो है, ये 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है और अगर कैंसर रिलेटेड डेथ्स की बात की जाए, तो ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। हमारे देश में, भारत में कोई नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बन पाया है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। इसलिए अपोलो हॉस्पिटल ने हमेशा अपनी तकनीकियों के लिए, जो कि जाना गया है, हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स के लिए जाना गया है, अपोलो अस्पताल ने ये मुहिम शुरू की है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है कोलफिट। इसको बहुत ही न्यूनतम दरों में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इसका लाभ उठा सकें, इसका बेनिफिट ले सकें और हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग कर सकें ताकि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके हम लोग इसका बेहतर से बेहतर आउटकम कर सकें। सर, ये स्क्रीनिंग कितनी देर की होगी, कितना खर्चा आएगा? ये स्क्रीनिंग में ऐसा कोई ख़ास समय नहीं लगता है। स्क्रीनिंग में सिर्फ 2 टेस्ट हैं। एक है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हम मेनली देखते हैं कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन कितना है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि अनीमिया है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 होता है फिट टेस्ट, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। ये एक हमारा स्टूल का टेस्ट होता है। स्टूल का छोटा-सा सैंपल हमें एक डिब्बे में देना होता है और ये जाँच के लिए चला जाता है लैब में। आम तौर से अगर ये फिट टेस्ट की जाँच हम बाज़ार में करवाते हैं तो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए की जाँच है। लेकिन अपोलो अस्पताल की तरफ से ये फिट टेस्ट और सीबीसी, ये दोनों जाँचें मिला करके कोलफिट प्रोग्राम के तहत ये मात्र 1,000 रुपए में लॉन्च की जा रही है, जो हमें अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग में हमारी मदद करेगी। डॉक्टर साहब, किस एज ग्रुप को ये स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए? ये कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग को हम लोग रिस्क के हिसाब से हम स्ट्रैटिफ़ाई करते हैं। 2 रिस्क ग्रुप्स होते हैं, एक लो रिस्क और एक हाई रिस्क। लो रिस्क ग्रुप वो होता है जो कि 45 वर्ष के ऊपर है, यदि उसको किसी प्रकार के सिम्पटम हो ही ना, तो भी वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है। 45 वर्ष के ऊपर हर इंसान लो रिस्क कैटेगरी में है। हाई रिस्क कैटेगरी एज से कोई उसका लेना-देना नहीं है। हाई रिस्क कैटेगरी वो 45 वर्ष से कम भी हो सकता है, यदि उसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो पास्ट में, यदि उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ यानी
कोलाइटिस की शिकायत रही हो, या उसको कभी प्रीवियस में पॉलिप्स हो चुके हों, या उसके परिवार में किसी भी तरह की जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो, जिसकी वजह से कैंसर होने का डर है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आता है। तो हाई रिस्क और लो रिस्क के हिसाब से हमको कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग करनी मेरा है। नाम डॉक्टर जयंत शुक्ला है। मैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे हॉस्पिटल में कोलफिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कोलफिट प्रोग्राम वास्तव में एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम बड़ी आंत से रिलेटेड किसी प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। इन कैंसर्स के जो बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं, उनमें होता है किसी भी प्रकार से हमारे जो मल त्याग करने की जो रूटीन है उसमें चेंज का आना, बार बार चेंज का आना, लैट्रिन में किसी प्रकार से खून का नजर आना, बहुत ज्यादा वजन घटना, पेट में दर्द होते रहना, भूख कम लगना। इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या इस प्रकार की कोई भी चीज हो भी रही है कि नहीं। यदि होती है तो हमें ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी नजदीकी है। और अगर आंतों से रिलेटेड इस प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं तो एक टेस्ट है कोलफिट, जो आज स्टार्ट किया गया है, वो कराना चाहिए। अब इस प्रकार के कैंसर से बचा कैसे जाए, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे खाने में हाई फाइबर डाइट हो। फाइबर को हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, जितना भी हो सके फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लें। यदि हमें कब्ज है तो हमें कब्ज को अर्ली रिलीव करने के बारे में सोचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हमेशा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जो आंत की म्यूकोसा है उसमें बहुत प्रकार के क्या कहते हैं कब्ज की वजह से रगड़ होती है, जिसकी वजह से किसी प्रकार के अल्सर्स बन सकते हैं, जो कि जितना अर्ली हो सके उसे रिलीव करते रहना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट, पर डे सही टाइम पर स्टूल होना, कब्ज ना होने देना, यह कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल वेस्टर्न कल्चर का जमाना, कमोड ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो क्या लगता है कि जो लोग कमोड यूज कर रहे हैं उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, या जो पुरानी विधि से जाते हैं, तो कौन सा विधि अच्छी? ये चीज बड़ी इंडिविजुअल होती है। कुछ लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में हमेशा से इंडियन टॉयलेट्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारी पर डे की हमारा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमें दुनिया में हर जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स ही मिल रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को जो पहले से भारतीय टॉयलेट्स यूज करते रहे, उन्हें दिक्कत आती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। वेस्टर्न टॉयलेट में जिस प्रकार से हम बैठते हैं, वह पद्धति एकदम एग्जैक्ट उतनी सूटेड नहीं है कि हम स्टूल को बहुत अच्छे से लैट्रिन को इवैक्यूएट कर पाएं। इंडियन टॉयलेट्स इसमें पहले से ही ज़्यादा बेटर रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यह चीज़ पूरी तरह से इंडिविजुअल है। इसमें कोई ये नहीं है डिफरेंस कि यदि कोई वेस्टर्न टॉयलेट यूज करता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यदि किसी को दिक्कत होती है तो अपना टॉयलेट ऑब्वियसली चेंज करके देख सकता है कि उससे एक इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं। ये चीज़ एकदम इस तरह से नहीं कही जा सकती कि वेस्टर्न टॉयलेट से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। सर, वेस्टर्न टॉयलेट लोग जाते हैं तो बहुत से लोग मोबाइल ले जाते हैं, न्यूज़पेपर हाँ, पढ़ते ये हैं। तो आज के ज़माने की समस्या है, जिसकी वजह से हम टॉयलेट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ये एक ऐसी भी चीज़ है कि स्टूल पास करना एक तरह का हमारा एक बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। यदि हम दूसरी चीज़ों में एंगेज रहेंगे तो हमारा वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पूरी तरह से काम नहीं करेगा, और टॉयलेट में हम बहुत ज़्यादा वक्त के लिए बैठेंगे, हमारा स्टूल पूरी तरह से पास नहीं होगा, हमें ये भी महसूस होगा कि हमें कब्ज हो रहा है। और जो हमारे डिफिकेटरी मैकेनिज्म है, जिसे बोलते हैं लैट्रिन को पूरी तरह से हमारे आंतों से बाहर निकाल देना, यह चीज़ अवरुद्ध हो जाती है यदि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में लगा रहता है। उन्होंने कोलफिट प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। अगर स्क्रीनिंग में आ जाता है कि कोलोरेक्टल कैंसर है, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंदन है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो अपोलो मेडिक्स लखनऊ पे। तो आपका सवाल बहुत ज़रूरी भी है। हम स्क्रीन तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा हमारे साथ? तो स्क्रीन करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारा सर दर्द खत्म हो जाती है, बीमारी है या नहीं पता चल जाते हैं। इन केस पकड़ में आ जाते हैं, वो मोस्टली शुरुआत में होती है। शुरुआत का ट्रीटमेंट सर्जरी होती है कोलोन कैंसर में। तो कोई भी कैंसर शुरुआत में पकड़ जाती है, उसका कैंसर का कितना जगह काटना वो भी कम हो जाती है। सर्जरी भी बड़ी नहीं होती है, छोटी सर्जरी में आराम से हो जाती है। तो उसमें आपका बड़ा चीरा वरा लगाना, काटना उठना, लंबा समय तक उसमें बढ़ते रहना, उतना नुकसान तकलीफ नहीं होगा आपका। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है शुरू में कैंसर को पकड़ना। दूसरा चीज़ है, आपको बहुत ही शुरुआत है, कभी कभार हम लोग दूरबीन के दौरान ही निकाल देते हैं कैंसर को, ताकि पेट खोलने को जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों सबसे बड़ी ज़रूरत एडवांटेजेस है कैंसर को शुरुआत में पकड़ने का। आजकल हम लोग रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ
एक 8 mm का 1 सेंटीमीटर से नीचे इंसेशन से हम लोग कैंसर को पूरी तरीके से निकाल देते हैं। वो भी आपका शुरुआत के कैंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो शुरुआत में पकड़ना सबके लिए ज़रूरत है, ताकि उसको जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है।